बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, आज भी जनाब पीटीआई की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा है और ऐसे मामला जो है वो पीटीआई का बिखर है जैसे ताश के पत्तों की तरह जो है वो बाजी पलटती भी है और बिखरती भी है। ऐसे मामला हो रहा है। आज राजा खुर्रम नवाज, इमरान इस्माइल, अली जैदी, राय तैमूर, अख्तर मलिक और तारिक अब्दुल्ला हाशिम डोगर आज के पीटीआई से फरारी रहे। मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाने के हवाले से बात की कि जो भी बाख्तियार लोग हैं उनसे मुज़ाकरात पर मबनी एक कमेटी बनाने को तैयार हूं। और दूसरी तरफ खान साहब के जो कारहाय नुमाया, जरा आपको वो भी बता देते हैं। खान साहब ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में 50 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दायर की है। उस पिटिशन के अंदर आपको बताते चलें कि खान साहब ने जो इंकिशाफात किए हैं उसके अंदर खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर खुद को मिटाने और तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने का इल्जाम आयद किया है। और साथ ही साथ उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराजी अकीदत भी पेश किया है। इस इस्तदा में जो कि 50 सफ़ों पर मुश्तमिल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उन्होंने इस्तदा की कि मुल्क में लगाए गए गैर एलानिया मार्शल लॉ और नैब तलबी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। उनका मजीद यह कहना था कि उठाए गए इकदामात को भी कलअदम करार दिया जाए। आर्मी एक्ट को भी उन्होंने इस दरखास्त में चैलेंज किया है। एमपीए को भी गैर आईनी करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान से जबरदस्ती पार्टी छुड़वाकर उसे तोड़ना गैर आईनी करार दिया जाए। 9 मई की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का 9 मई की इंक्वायरी जो है वो जज करे। इसके अलावा अदालत को रिलीफ जो भी अदालत मुनासिब समझे वो फराहम करे। उनके मुताबिक 9 मई एक साजिश थी ताकि लोगों को उकसाया जाए और ये जो कुछ हुआ है वो साजिश के तहत हुआ है। अब इमरान खान साहब एक तरफ तो मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं, एक तरफ कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका तकिया आज भी बादियों नजर में वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर आता है। वो 50 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त हो और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तानियों का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो नाम निहाद जिनको मैं कह सकता हूं, उनका कुछ टोला जो है वो हमें कहीं लंदन में नजर आता है, कहीं वाशिंगटन डीसी में नजर आता है, कहीं न्यूयॉर्क में आता है। प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए होते हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको बदनाम करते हुए नजर आते हैं। ये बेसिकली क्या पर्पस अचीव करना चाहते हैं और इनको किस हद तक खान साहब की सपोर्ट हासिल है, इस पर जरा बात करेंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आगा इकरार हारून साहब ने, शनीला अमार साहिबा ने ज्वाइन किया है और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, जबकि स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तजा सोलंकी साहब और लाहौर स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। तो पहला सवाल मुर्तजा सोलंकी साहब सर आपसे होगा। सर फरमाइएगा कि पीटीआई मेंबरान का जमात छोड़ने का सिलसिला जारी, मगर इमरान खान के बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे और पीटीआई की एक मखसूस लॉबी बैरूनी मदद के लिए सरगर्म। इमरान खान के इन इल्जामात में किस हद तक सदाकत है? देखें, ये जो तस्लीम दस्तावेज है 50 बात, इसके अंदर भी उन्होंने एक तरह से तस्लीम किया है खुद ही कि जो नवाज शरीफ साहब को जो हटाया गया था उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल, और उन्होंने नहीं बताई वो ये कि खुद उनकी जमात की तश्कील कैसे हुई थी। आजकल जो उनकी जमात के सदर हैं चौधरी परवेज इलाही जी, उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उन्होंने जनरल कियानी साहब से शिकायत की कि मेरी पार्टी के लोग तोड़ के पीटीआई में शामिल करवाए जा रहे हैं, और उन्होंने शिकायत की थी जनरल पाशा की। तो उन्होंने कहा कि जी, फिर कियानी साहब ने कहा कि अच्छा मैं आपकी मीटिंग करा देता, और उस मीटिंग में चौधरी शुजात भी थे। तो उस मीटिंग में उन्होंने जनरल पाशा से शिकायत की कि जी आप इमरान खान अगर अपनी जमात बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाए, लेकिन हमारी पार्टी के लोग तोड़ के क्यों शामिल करते? तो उन्होंने कहा कि जी पाशा साहब से ऐसे गप लग रही थी, तो चौधरी शुजात ने चीजें जरा तब्दील की मौजूद गुफ्तगू, और पाशा साहब ने उनसे कहा कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, मैं आपकी मीटिंग न करवा दूं इमरान खान से। अच्छा। तो चौधरी शुजात ने कहा कि लो जी, हमने आपको पकड़ लिया। तो आप यही काम कर रहे हैं, लोगों को पीटीआई में शामिल कराने का और उससे मिलाने का।
ये बड़े तो इंकशाफ। वो सच अपने हिस्से का सच नहीं बता। तो अब उनकी पार्टी जो ताश के पत्तों की तरह से बिखर रही है, तो जब एक दरख्त जो है वो कुदरती तरीके से लगा नहीं था, तो वो जड़ कैसे पकड़ेगा? तो गमले के अंदर जब आम का दरख्त लगाएंगे तो यही होगा। गमले के अंदर आम का दरख्त लगाएंगे, यही होगा। आपने एक जुमला बोला शुरू में सर, इसका मतलब है कि उन्होंने तो जजेस को भी चार्जशीट कर दिया फिर। देखिए, उसके अंदर इन्होंने ये भी फरमाया है कि जी वो हम मेरी पार्टी को तोड़ने से रोके। अब ये काम अदलिया का है कि आपकी पार्टी को कोई ग्लू या कोई सेल्फी नहीं, लगा तो जो के नवाज शरीफ साहब का जो फैसला दिया गया था वो तो जजेस ने दिया था, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जजेस को भी चार्जशीट कर दिया इसके अंदर। जी जी, वो खान साहब जो है वो जब वो बोलते हैं तो वो फिर वो मुजबरात को नहीं देखते। उनका ख्याल होता है कि लोगों को याद नहीं रहता। आप ये देखें ना कि वो कहानी जो अमेरिकी साजिश और साइफर से शुरू हुई थी, फिर वो जी बाजवा ने ये कराया, फिर यहाँ से इंपोर्ट हुई, कभी एक्सपोर्ट हुई, फिर वो आसिफ जरदारी ने कहा था, उसने ये करवाई, फिर मोहसिन नकवी, तो फिर वो चार्लिस आंट जो है वो रह गई है बात। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ठीक हो गया। शनीला मार साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा, खान साहब को आज ओपन मार्केट में डॉलर भी बहुत याद आ रहे हैं, जबकि वो कहा करते थे मुझे तो डॉलर जो है वो टीवी देख के डॉलर का रेट पता चलता है। और दूसरा, दोबारा वो फ़र्द वाहिद के हवाले से ट्वीट्स भी करते नज़र आ रहे हैं। मुराद सईद को के हवाले से जो खदशात हैं सिक्योरिटी के, जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, उस हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही, उस तोपों का रुख इल्ज़ामात की वो उस तरफ ही किया है दोबारा से। तो खान साहब बुनियादी तौर पर चाहते क्या हैं कि खान साहब इस वक्त जो है इन इल्ज़ामात की आड़ में एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, ताकि उनको कहीं से कोई उम्मीद, जहाँ से वो बार बार खतूत लिख हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से कोई उम्मीद बने और उनके साथ कोई बैठे और बात करे, और दोबारा से जिस तरह से ये ताश के पत्तों की तरह मामलात बिखरे हैं, इनके लोग गए हैं, वो वापस आ जाएं। ऐसे हो सकता है? आप देखिए, जो पार्टी सियासी बुनियादों पे होती है मुश्तमिल, अगर आप उनके जो रहनुमा छोड़ के चले भी जाएं, जैसे कि 2018 में कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को छोड़ दिया था, साउथ पंजाब से खासतौर पे जंग में उनके पास बंदे ही नहीं थे खड़े करने के लिए, लेकिन फिर भी वो पार्टी जो थी वो कायम रही है। एग्जाइल में जब वो गए थे 18 सीटें उन्होंने मुशर्रफ के दौर में, लेकिन वो पार्टी कायम नहीं थी। अभी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने चौधरी शुजात का किस्सा सुना, एक मैं भी बता दूं कि जनरल हामिद नवाज किस्सों का देने लगता है। हाँ, जनरल हामिद नवाज मरहूम ने एक दफा हमें बताया कि जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम जो था, इमरान इसी उम्मीद पे चला रहे थे कि मुझे वजीर आजम बनाया जाएगा। तो उनका कहना यह था कि मैंने और मेरे साथ 2 जर्नलों ने, हमने इमरान खान का इंटरव्यू लिया था और फिर हमने कहा था जनरल मुशर्रफ को कि ये वजीर आजम कैंडिडेट के जो ना वो काबिल नहीं है, ये इनके अंदर वो मवाद, वो चीज ही नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो शायद उस वजह से जनरल मुशर्रफ ने फिर उनसे हाथ खींच लिया होगा। लेकिन ये साहब जो इमरान खान है, जो अपने आप को बड़ा पॉपुलर लीडर कहते हैं, पाकिस्तान की कहते हैं जी मैं वफाक की वाहिद वफाकी जमात है जो मेरी जमात है, तो ये शुरू दिन से कोशिश यही करे कि सहारों के जरिए इक्तदार में आए। तो फिर उनको सहारा जनरल पाशा के जरिए मिला, फिर जनरल फैज ने उसको, जनरल बाजवा, ये सब जो मिले और उनको कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो जो एक उनको पार्टी बना के दे दी गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है कोलैप्स करनी शुरू हो गई पार्टी। हर बंदा, जो इमरान कहते थे ना मैं इनको रुलाऊंगा, रो सारी पार्टी रही है, जो बंदा भी आ रहा है वो रोता हुआ जा रहा है। और दुआइयां रो क्यों रहे हैं वो? रो इसलिए रहे हैं कि उनको अपना फ्यूचर नजर आ गया है कि अब सियासी रहा ही कोई नहीं है ना। देखें, जो मेंबरान भी किसी दूसरे को छोड़ के जाते हैं, वो किसी ना किसी पार्टी को जब ज्वाइन करते, कुछ ना कुछ सियासी उनकी जिंदगी या मुस्तकबिल रहता है। इन लोगों को इमरान खान की सियासत ने मरवा दिया, इनकी सियासत को खत्म कर दिया। जो भी छोड़ के जा रहा है वो ये कह रहा है कि मैं सियासत से किनारा कश कर रहा हूं। इंटरेस्टिंगली आप जो कमेंट ये हैं कि आप कह रही हैं उनको आगे फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रहा। आप अली जैदी का बयान देख लें, आप फवाद चौधरी को देख लें, जो भी दे रहा है वो कह रहा है कि मैं सियासत से किनारा कश कर रहा हूं। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं एक क्विक ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मामले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक टू बाखबर जी। शनीला, आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको ये कह रही थी कि इसी वजह से कि उनके सियासी मुस्तकबिल जो है, और दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि वो खान साहब ने ना जो एक अपनी सियासत का वतीरा रखा ना कि एक तरफ धमकियां देना, दूसरी तरफ पांव पड़ना है, तो वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक तरफ वो धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ जाके फिर वो मिन्नतें भी करते हैं कि मुझसे मुज़ाकरात कर लें सियासी तौर पे। जब आपको दूसरी पार्टी दावतें दे रही थी कि मुज़ाकरात करें, सियासत करें, सिस्टम के अंदर रहें, तो आपको सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आपने सिस्टम को क्लैप्स करने की कोशिश की है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की। फिर जो चीफ जस्टिस को खत लिखा है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं की चीफ जस्टिस साहब से कि प्लीज आप वजीर आजम भी बन जाए इस मुल्क के। चले, आपका कमेंट आ गया जी। आगा इकरार हारून साहब आपकी तरफ आते हैं। ये खान साहब बार बार इनको जबरी शादियां बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, फिर कुछ और भी मामला, जबरी शादियां, जबरी लहदगियाँ, जबरी शमूलियत के बारे में खान साहब बात नहीं करते। देखिए, ये कह रहे हैं ना खान साहब के जबरी डिवोर्स तो मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो 2016 में लोगों को डिवोर्स करवा के जबरी निकाह भी तो हुआ किया था ना, जाएगा। जबरी निकाह। नहीं, डिवोर्स तो पीएमएनसी और पीपल्स पार्टी से करवाई थी ना। पहले डिवोर्स हुई थी, तो फिर बाद में इनके साथ पीटीआई के साथ निकाह हुआ था ना। तो मैं डिवोर्स तो उनको याद करवा दूं कि उन्होंने 2016 में डिवोर्स का काम शुरू किया था, और उन्होंने किन्होंने किया था, उन दोनों के नाम अपना यानी कि शीला साहबा ने पहले बता दिए हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि आप इमरान खान की चीजों को हल्का ना लिया करें। निकाह खान के नाम बता दिए उन्होंने पहले। ठीक है। आप जो बात कर रहे थे ना बार बार, वो आप बात कर रहे हैं इसी जो पटिशन है उसका जो पॉइंट नंबर 19 की है, मेरे ख्याल में आप बार बार उसी की बात कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा कि जी मुझसे यानी कि बदला लेना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि मैंने उनके अपना वालिद को जो है वो निकलवाया था। यही बात कर रहे हैं ना। उसमें तो वो जो कोर्ट बेंच था, उसमें जो आप यही बात कर रहे हैं कि वो जजेस के ऊपर भी बात जाती है। जी जी, मैंने चार्जशीट कर दिया जजेस को। ठीक है ना, लेकिन चार्जशीट अपनी जगह पे किया, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हर चीज वहां पे लेके आई जाए जहां से सिलसिला टूटा था। मैं वाकई याद कराता हूं, जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, डॉक्टर साहब आप भी तैयार हो जाएं, इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑब्जर्वेशन आई कि वो जो एक रात वो अपना वो जो सब कुछ हुआ था उसमें
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको रिवर्स कर दिया जाए। यानी कि उसमें वजह यह थी कि जो कोर्ट ने उसमें एक अपने थर्ड कोर्ट ने इंटरवीन किया था और इस ऑब्जर्वेशन पे ऐसा किया गया। इमरान खान यही चाहता है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे कि जो भी माजी में हुआ वो रिवर्स होकर वापस वहां पे आ जाए जहां से सिलसिला टूटा था। और मैंने आपको हमेशा कहा कि उसके स्टार इतने स्ट्रांग है, हो सकता है कि अगर ये ऐसा फैसला आ जाए और आप में क्या कर लेंगे, हो सकता है फिर कोर्ट बुलाए लोगों के भाई ये तुमने क्यों छोड़ा। साहब कह रहे हैं पिटीशन पे रिस्पॉन्ड हो सकता है, ऐसा वैसा वो कह सकते हैं कि जी वहां से आप डिवोर्स लेके शादी करें, फिर क्या करेंगे आप, हलाला करें। ठीक, देखें हम लोग जो कुछ देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में कि एक जज साहब की अपनी यानी कि मदर इन लॉ का केस और उसमें वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा मैं बैठूंगा, इसके बाद क्या नहीं हो सकता इस मुल्क में। तो आप ऐसे ना फेंके कि जी वो हंसे ना इमरान खान पे, जब वो कहेगा कौन तो हो सकता है कहे कि हाँ जी सारे वापस आए और आकर रिपोर्ट करें, और हो सकता है कि कहे कि रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करें, और हो सकता है वजीर आजम भी इमरान को दोबारा से बना दें। जी मैं बता रहा हूं कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। बड़ी अच्छी बात की है, शीना की बात को फेंकिएगा ना। ठीक है सर, नहीं फेंकते। पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मेरे ख्याल है ये जबरी शादियों और इस तरह के मामला काफी डिस्कस हो गए, निकाह हाँ की बात भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये बताइए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, हमने तो हमेशा यही सुना था कि ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और ये कभी भी पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के इदारों का नाम, पाकिस्तान की रियासत का नाम ख़राब नहीं करते, बल्कि हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं और बड़ी खतीर रकम जो है फ़ॉरेन रेमिटेंस के लिए भी भेजते हैं। और मेरा ख्याल है जो मजमूई तौर पे हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से मैक्सिमम यही काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो ये कुछ कतबे उठा के, कुछ प्ले कार्ड्स उठा के वो किसी पावर सेंटर के सामने खड़े होते हैं? क्या उनके पास कुछ सबूत हैं? वो क्या चाहते हैं और उनका खान साहब से कनेक्शन क्या है? क्या अब वो खान साहब की आखिरी उम्मीद रह गए हैं कि कोई एक यहाँ पे अमेरिकन एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जिसको अपने आप को कहती है खातून, वो आजकल ट्विटर पे बड़ी एक्टिव हुई है, इस तरह ज़रबे खलीलज़ाद साहब बहुत एक्टिव हुए हैं, जो कांग्रेस वुमेन है उनके हवाले से बातें आ रही हैं, फिर कुछ पाकिस्तानी जो प्ले कार्ड उठा के ये तासुर दे रहे हैं कि शायद बैरून मुल्क जो बैरूनी दुनिया है वो पाकिस्तान में कोई इंटरवीन करेगी। ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? कोई सबूत है इनके पास? जी इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन क्योंकि आज प्रोग्राम में अभी तक शेर नहीं सुनाया गया तो मैंने कहा एक शेर वो सुना दूँ। ये जो मौजूदा हालात हैं कि बात करते रहे बगावत की, सांस लेते रहे इजाज़त से। तो ये इस कैफियत में, और जो अब मैं इससे प्रोग्राम से कबल जो हमारी साथी हैं शनीला, ये अभी मिडल ईस्ट से होके आई हैं, तो इनसे मैं बात कर रहा था, बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो वहाँ रवादारी है और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं, लेकिन कम्युनिटी में वो उनके अंदर इंतशार नफ़रत और शर अंगेज़ी नहीं, वो पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ प्लेटफॉर्म पे हो के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनके समाजी रवाबत हैं। जबकि यूरोप अमेरिका में ये सूरत हाल मुख्तलिफ क्यों? उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि नादानी में उनको वहाँ यूज़ किया जा रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ जो क़ुव्वतें वो ये, और जो तहरीक इंसाफ ने एक बाय डिज़ाइन एक बयानिया बनाया कि ये हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन जो रियासत होनी चाहिए थी, रेड लाइन जो पाकिस्तान होनी चाहिए थी, रेड लाइन जो पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारे होने चाहिए थे, वो एक शख्स और एक लीडर को बना दिया गया। लिहाजा उसको बचाना पाकिस्तान के मुफादात से बढ़ के। और दूसरी बात यह है कि बैरून मुल्क मकीम मुझे भी मौका मिलता है और वो बुलाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो मैं एक बड़े तजाद का उस दर शिकार होता हूँ कि वो उन माशरों में रह रहे हैं जहाँ उनको जमहूरी हकूक़ हासिल हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ डेमोक्रेसी, और वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो जमहूरियत और पर उनका कंसेंसस नहीं, वो इंतशार पे बिलीव करते हैं, वो इवन आपको माजी की अमरीतों की तारीफ करते नजर आएंगे। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप जो आपको यहाँ इस माशरे में आगे बढ़ने के मौके मिले, जो आपने यहाँ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी देखी, जो आपने यहाँ जमहूरियत के फ़वाइद समेटे, उसके लिए आप पाकिस्तान में जदोजहद क्यों नहीं करना चाहते? और ये अलमी है, मैं ये बताऊं कि जितने पैसे आए, फंड रेजिंग आई 2013 से, वहाँ डॉक्टर्स की कम्युनिटी हो, वो यूके के बिजनेसमैन हो, उससे हमारे सियासी कल्चर में क्या तब्दीली हुई? बहुत सारा पैसा तो करोड़ों का डीजे भट्ट ले गया, वो यहाँ पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में आ गया। क्या तहरीक इंसाफ ने
किसी दरमियाने तबके के बंदे को, किसी गरीब कारकुन को जो मोटरसाइकिल का सवार है, 2.5 मरले के चलें, मकान में डीजी रहता का तो फायदा हो है, गया उसको दिया कि ये लो 50 लाख तो तो मीडिया इलेक्शन। पे आके उसने लिए हैं पैसे वैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैसा पाकिस्तान में नेगेटिवली आ रहा है और इस हद तक चले गए। जिस चीज़ से मुझे तकलीफ होती है कि आपने एक इंडियन टीवी चैनल्स को एक बयानिया दे दिया, दूसरा आपने ये भी अपील की कि पाकिस्तान पैसे ना भेजे जाएं, तीसरा ये कि पाकिस्तान से अगर कोई हुकूमती शख्सियत आती है तो उसके साथ बदतमीजी की जाए। तो ये 3 वो तरीके जिसके जरिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का आप सामान पैदा और ये मक्का और मदीना का भी इंडियन लॉबी की ये जरूरत नहीं थी। और जिस वाक़े की जानिब आप इशारा कर रहे हैं वहाँ तो सऊदी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। इस दफ़ा भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दूसरे उनके खानदान के जो अफराद थे वो हर साल उम्रे पे जाते हैं, इस दफ़ा बदतमीजी क्यों नहीं हुई? अच्छा, ये जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के मुताबिक, इससे पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है? नहीं, फायदा क्या, ही तो नुकसान हुआ है। अब मैं तो समझता हूँ कि ये वक्त था अब जब G20 इजलास हुआ कश्मीर में का, तो उसको हम दुनिया में हम हाईलाइट करते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे इंसानी हकूक जो वो नहीं बात कर रहे हो, उस बात के बजाय इंडियन लॉबी ने पाकिस्तान के सफारत खानों के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं रैलियां पाकिस्तानी कम्युनिटी के जरिए करा दी। अच्छा, हमें पता भी नहीं है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है भी कि नहीं। प्ले कार्ड उठाए होते हैं, क्या पता। देखिए जो G20 वाला देखें कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है कि तुर्की नहीं जा रहा, चीन नहीं जा रहा, सऊदी अरब ने बाइकआउट किया। हम इस सक्सेस को नहीं मना सके इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से। और दूसरा मुझे लगता है इनमें से बहुत से लोग पेड होंगे, उनको पैसे लेके लाया जाता होगा पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया बनाने। इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक फिक्रा, क्योंकि मुझे खुद बाहर रहने का आला तालीम में इत्तफाक हुआ है। इंडिया में सियासी जमातें भी हमसे बड़ा मुल्क है, ज़्यादा है, वहाँ कोई सियासी इंडियन लॉबी वहाँ बाहर होती है और सियासी जमातें होती हैं, लेकिन इंडिया के खारजा मुफादात पे वो सब एक होती हैं। जब नरेंद्र मोदी लंदन गए थे तो सारी जमातों ने वहाँ एक उनका इतने बड़े वेम्बले हॉल में जलसा हुआ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं, हम घरों पे जब हमले कर रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम रहे हैं, वो उनसे हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनके घरों पे हमला कर रहे हैं, उनके बच्चों से बदतमीजी कर रहे हैं। लैंग्वेज आप देखें, वो आप लैंग्वेज घरों में सुन भी नहीं सकते, उसे तो आपको एयरफोन लगा के सुनना पड़ता है। सजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। सजाद साहब, ये फरमाइएगा, अब खान साहब के पास क्या ये सिर्फ 2 बहूम से ऑप्शंस रह जाते हैं? एक, इस तरह की पिटिशंस दायर करना है रोज जो 50 सफ़हात पे या किताबी शक्ल की हों, जिनका कोई नंबर जो है वो हम काउंट ना कर पाए, और दूसरा वो कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते हैं। अब 2 ही ऑप्शंस रह गए खान साहब के पास, या इसके अलावा भी खान साहब के पास कोई ऑप्शन है? यासर जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया है कि 9 मई जो हम कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट है। 9 मई के बाद इमरान खान साहब जो फील्ड में तो बहुत बुरी तरह उनके सारे खिलाड़ी ऊपर नीचे आउट होते चले जा रहे हैं और फील्ड में उनके सामने कुछ भी नहीं बचा। अब जो बेसिकली लड़ाई है वो शिफ्ट हो गई है बाहर, जो बाहर बागी किस्म के यूट्यूबर्स हैं, ये जो तारकीन वतन है, बेसिकली इन सारे लोगों को तैयार किया गया था अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़। अगर आपको याद होगा, एक ज़माना था जब जब जनरल मुशर्रफ था या जनरल ज़ियाउल हक थे, तो वो जब बाहर जाते थे तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग होते थे वो डेमोक्रेसी के हक़ में एक पीसफुल मुजाहरा करते थे हमेशा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वही मज़ारे सियासी जमातों के ख़िलाफ़ करवाने के लिए कुछ प्लानिंग्स की गई और वहाँ लोगों को मुख्तलिफ पॉकेट्स में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और ये जो एक ख़ास तौर पे ये जो पावर सेंटर हैं 2-3, वहाँ पे कुछ लोगों को तैयार किया गया इस सारे काम के लिए। और आज जब वो हमने देखा कि जब इमरान खान साहब को लॉन्च किया जा रहा था तो उन सारे लोगों को उनके साथ कनेक्ट करवा दिया गया
और फिर जो हाल मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर होता रहा, और आपने देखा लंदन और अमेरिका में जो इन्होंने जलसा किया था जिसमें ये इन्होंने कह के आए थे कि मैं एसी जाके उतरवा दूंगा, आपने देखा होगा कितना हजूम था और कैसे उनको सराह रहे थे वो सारे लोग। तो बेसिकली उनकी एक जहन साजी की गई है पिछले 10-15 सालों से डेमोक्रेसीज के खिलाफ। तो जहां तक मामला है ना रेड लाइंस का, रेड लाइन ये नहीं होता, कोई अदारा भी नहीं हो सकता, कोई शख्सियत भी नहीं हो सकती। रेड लाइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनेगा पाकिस्तान की रेड लाइन, तब तक हम इसी तरह की ना हमवार फ्लाइट्स का शिकार रहेंगे। ये तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अभी एक और चीज हुई है जो पहली दफा हम देख रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो खास तौर पे हमारी जो रियासत के साथ खड़े होने की बजाय, आमतौर पे जब भी यहाँ पे पावर शिफ्ट होता था तो रियासत का और एस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का एक गठजोड़ होता था, जो कि इस दफा हमें नजर नहीं आ रहा। पहला मौका है, अगरचे अदालत खुद तकसीम भी है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब अपनी पावर को जिस दिलेरी के साथ असर्ट कर रहे हैं और जिस नाइंसाफी का भी बाज़ औक़ात मुज़ाहरा करते हैं और पार्टीजन भी हो जाते हैं, तो ये पहली दफा हम यूनिक वाक़या देख रहे हैं कि सियासत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो रही है और सियासत मुल्क के बाहर भी हो रही है। लेकिन जहां तक मेरी जाती ओपिनियन है, मैं बहुत प्रैग्मेटिक हूं। मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि जो कराची से लेकर पेशावर तक जो जितने ये खिलाड़ी हैं और जितना ये जहर उगलते थे सियासी जमातों के खिलाफ और ख़ास तौर पे जो पुरानी सियासी जमातें उनके खिलाफ, वो आज सारे रो रहे हैं और इस्तीफे दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ये सिनेरियो तब्दील हो जाएगा, बाहर की दुनिया को भी ये समझ आ जाएगी ये जितने मजारे हो रहे हैं कितने दिन हो सकते हैं। बात करेंगे। इमरान खान साहब की पार्टी एक अपनी तबाही मौत की तरफ जा रही है, उसको कोई भी उसमें जान पैदा नहीं कर सकता। ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर कितना हिजान था, हत्ता कि वो कल्मिनेट हुआ 9 मई तक। लेकिन 9 मई के बाद आप देखें कि फिर चीज़ें किस तरह तब्दील हो गई। अब आने वाला वक्त ये होगा कि इमरान खान साहब, दुरुस्त कहा वजीर इत्तलात साहबा ने कि वो NRO मांग रहे हैं और आइंदा वो NRO मांगते हुए नजर आएंगे। मैं नहीं समझता ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकती है इस मौके पे। और चीज़ें उनके हाथ से बिखर रही हैं, ताश के पत्तों की तरह उनके सामने उनकी पार्टी बिखर गई है। और बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं वो शरारतें तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कोई बड़ा इम्पैक्ट मैं देख नहीं रहा आने वाले वक्त में। बिल्कुल ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की, तो दूसरा हमारा मौजू जो है इसी से रिलेटेड है। एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया गया था 2017 के कानून के तहत, और उस इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब अपने वकील बाबर अवान साहब के तवस्सुत से एक दरख्वास्त कर गए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा जनाब कि ये गैर आइनी है, इसे काम करने से रोक दिया जाए। बेसिकली ये कमीशन था 9 कॉल्स के हवाले से, ये 9 कॉल्स थी जिनके ऊपर इसने इंक्वायरी करनी थी और इसकी ऑथेंटिसिटी को असरटेन करना था। तो कल भी इसकी समाअत हुई और आज जो है वो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्मनामा खुद तहरीर किया है। और कमीशन के क़याम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने वाले जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब थे, और उन्होंने इसे काम करने से रोक दिया है। एक तरफ तो काम करने से रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंक्वायरी कमीशन था उसकी आज दूसरी बैठक भी हुई, तो उसमें कुछ बातें भी हुई हैं, वो थोड़ी सी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने पैनलिस्ट की तरफ चले जाएंगे। और वो जो आज इस कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का इजलास हुआ, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाता है, कमीशन को हुक्मनामे की कापी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से क्या कोई हुक्म जारी किया है, उन्होंने इस्तफसार किया। थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूं, कमीशन मामले में फरीक था तो इसे नोटिस क्यों नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप क्यों कल कमरा अदालत में थे,
तो आपको नोटिस किया गया था या वैसे ही बैठे थे? तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जी समाअत के बाद मुझे जो नोटिस है वो दिया गया था, और जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि एक जज के खिलाफ इल्जाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहेगा। इसके अलावा फिर जो खास तौर पे जिन्हें नोटिस किए गए थे, आबिद जुबैरी साहब और शुएब शाहीन साहब, उन्हें आज अदालत में आने की उन्होंने जहमत नहीं की, और उन्होंने जो ऑर्डर भी किया था उसका भी अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने फिर ये कहा कि हल्फ पढ़कर सुनाया गया, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हल्फ में लिखा है कि फराइज आईन और कानून के तहत अदा करूंगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया है। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, किसी के नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पे काजी फाइज ईसा साहब आज वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और लेकिन बहुत कुछ कह भी गए। इस पर सवाल जो है वो आपसे पूछेंगे मुर्तजा सोलंकी साहब। सर, ऑडियो लीक्स कमीशन फरीकैन दिए बिना चीफ जस्टिस को का अमल दरामद रोक देना, क्या ये फैसला कानूनी तौर पे दुरुस्त है? क्योंकि फरीक था जो ऑडियो लीक कमीशन था। मेरे ख्याल में हम इस पर पहले भी करते हैं, और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये इंक्वायरी एक्ट है 2017, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई कि अगर आप किसी हाजिर सर्विस जज को किसी इंक्वायरी कमीशन में लेंगे तो आप चीफ जस्टिस से उसकी इजाजत तलब करेंगे। ये रिवायत जरूर है, लेकिन ये कानून नहीं। कानून के अंदर इस किस्म की कोई पाबंदी है नहीं। तो यही बात आज काजी साहब ने भी की, और इसके अलावा भी जो उन्होंने नुकात उठाए वो खासे अहम थे कि जब आप किसी के बारे में कोई फैसला देते हैं तो आप उस फरीक को सुनते हैं। ये एक इंसाफ का बुनियादी तकाजा है। आप एक सरकारी एक इंक्वायरी कमीशन बना है एक मुल्क के कानून के तहत, उसको आप मुअत्तल कर रहे हैं और उन लोगों को बुला ही नहीं रहे, उनसे पूछ ही नहीं रहे कि भाई वो जो सीनियर तरीन जज है चीफ जस्टिस के बाद, तो उनको आइन और कानून का नहीं पता था, तो उनसे पूछ तो लेते, तो उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया। तो इसमें ये तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसी सियासत की का हाल इमरान खान ने किया है, तो ये जो ऐवान अदल की जो सूरत हाल है वो खासी परेशान कुन है कि जिस तरीके से इस केस पर फैसला हुआ है। मेरे लिए तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं इसमें आपको शामिल करता हूँ। शीला अमार साहब, ये बताइएगा, जो नहीं बुलाए गए, जो फरीक भी थे, क्या उन्हें कोई खामोश पैगाम दिया गया था? देखिए, खामोश पैगाम तो पता नहीं किन किन फैसलों से दिया जा रहा है। जब वो अपने साथ उस जज साहब को बिठाते हैं जिनका ऑडियो लीक्स चौधरी परवेज इलाही के साथ आता है, और जिनके बारे में कंट्रोवर्शियल ऑडियो 2 वकीलों के दरमियान भी आते हैं, तो कहा जाता है कि हमने इनको साथ बिठा के भी एक खामोश मैसेज दिया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ताकत का जो है ना वो शुरू हो चुका है मुकाबला, जिसमें ये नहीं देखा जा रहा कि इसका नुकसान इस मुल्क को होगा। मुझे तो समझ नहीं आई कि इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इमरान खान की जो पिटीशन आई, इमरान खान जो आई इसीलिए थे कि तहरीक इंसाफ होना चाहिए, जो जिस बंदे ने अगर कोई गुनाह नहीं किया तो वो इंक्वायरी से क्यों डरता है, वो जेल जाने से क्यों डरता है। ये महात्मा न्याजी साहब के ही अकवाल थे जो वो दोहराते रहते थे। तो जब अब कमीशन बना था तो उस कमीशन में जो ऑडियो लीक्स आ रही थी, अगर आप समझते हैं कि वो फेक थी तो इंक्वायरी होने देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। उसके ऊपर पिटीशन डाल दी गई, उसके ऊपर बड़ी फुर्ती दिखाई गई कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी नहीं किया गया, उनको फोन कॉल करके कहा गया कि आप पहुंच जाएं। फिर जो कमीशन के जज साहबान थे उनको नहीं बुलाया गया, सुना नहीं गया, उसके ऊपर फौरन स्टे दे दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जनाब की चीफ जस्टिस साहब की अपनी जो मदर इन लॉ है उनकी उसके अंदर ऑडियो है, उनका जिक्र है, उनके साथ एक और सिटिंग जज साहब है उनका जिक्र है। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बहुत देखें अच्छी बात ये की थी
कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट का है तो डायरेक्ट अगर जुडिशियल काउंसिल में भेज देते तो सारी जिंदगी भुगतता रहता है, जैसे कि खुद कादी फायजीसा साहब ने फेस किया था, जो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा लड़ा है गया उन्होंने था अपना जी, मुकदमा और लड़ा उसके फौरन कार्रवाई शुरू हो गई थी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था कि नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। FBR को तो- डेडलाइन भी दी जी, गई थी। अब तहकीकात से क्यों डरा जा रहा है? अब क्यों नहीं तहकीकात होने दी जा रही? काजी फायजीसा तो अभी भी अच्छी नीयत के साथ बैठे हैं कि अगर उन जज साहब के खिलाफ नहीं कोई केस बनता होगा तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर बन रहा है तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप एक कमीशन को काम तो करने दें, आप डर किस चीज से रहे हैं? और ये इंसाफ के सारे तकाजे जो है ना उसको बिल्कुल बिल्डोज किया जा रहा है और लोगों का एतमाद खत्म किया जा रहा है अदालतों से। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल बनती है कि अदालत एक फैसला देती है और हुकूमत नहीं मान रही होती। तो क्या ये सूरत हाल इस मुल्क के लिए अच्छी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अदालतों ने अपनी इज्जत खुद करवानी है अपने फैसलों के जरिए, जो बदकिस्मती से हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है आगा साहब, आर्टिकल 184(3) के तहत जो कानून के अंदर जो चेंजेस लाई गई थी उसको बनने से पहले ही जो है उसे रोक दिया गया, अमल दरामद रोक दिया गया। इस कमीशन की कार्रवाई शुरू तो हुई, 2 समातें इसकी हुई हैं, इसे भी आगे फर्दर काम करने से रोक दिया गया है। ये काम करने से रोक देना, बनने ना देना, ये किस किस्म का मैसेज जो है वो दिया गया है? अगर गैर कानूनी था तो फिर सारे फरीकों को बुलाया जाना चाहिए था, सबको सुनना चाहिए था, सबके दलाइल सुनने चाहिए थे। यासिर भाई, आपको याद होगा कि आपके शो में मैंने ये कैटेगोरिकली कहा था कि इस कमीशन को काम करने नहीं दिया जाएगा। यही मेरे इतने कैटेगोरिकल लफ्ज थे ना, तो ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे ये पिटीशन अभी पेंड नहीं हुई है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। नहीं हुई। इसके काम अंदर करने से से एक और चीज निकलेगी, वो ये निकलेगी कि 3 मेंबर बेंच या 5 मेंबर बेंच बनाया जा सकता है, जो ये देखेगा कि ये ऑडियो लीक्स किसने की है। अच्छा, खान साहब का जो बुनियादी पॉइंट है, उसके बीच में पहले तो सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को बुलाया जाएगा। ये खेल कहीं और जा रही है और ये हाथों से हर चीज निकलती हुई नजर आ रही है। किसके? सबके। अच्छा, मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ। ठीक, आप तो बड़ी मुझे एक बात बताइए, इंकिशाफात मुझे करें। बात बताइए कि आपके प्रोग्राम में कभी भी कोई मैंने बात के बाद में वो गलत साबित हुई है? नहीं, वैसे मैं एक दो पे शक पड़ता है हमें। नहीं, किस पे? वैसे ही ठीक है, जारी रखें आप, जारी रखें आप साहब, जारी बात ये है, अपनी पेशेंट गोई बात ये है कि जब ये बनाया जा रहा था तब भी ये खदशा था कि इसका रिजल्ट यही आएगा। वो और वही आया। सबको था वैसे। ठीक, लेकिन अब उससे आगे अगर ये हो जाता है कि 3 का एक सेशन अपना बना दिया जाता है, ये 5 का, और वो ये कहता है कि जी सारी बातें छोड़ें, देखें ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। वैसे एप्लीकेशन में जो इस्तदा की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, उसमें ये पॉइंट है। जी, अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं खुद समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि चीजें जा कहां से रही हैं। बात यह है कि कोई ऐसी चीज जो इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकती है वो नहीं होने दी जाएगी। और उस पर सनीरा साहबा जैसे बता रही है ना कि डिसअपॉइंट किया जा रहा है, ये अपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। बात बड़ी क्लियर है कि लाडले को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। बस मैं इतना ही कहूं। एक इदारा ही उसके ऊपर लगा हुआ है और वो अदारे के चीफ जस्टिस कब तक रहेंगे? ठीक है डॉक्टर साहब, ऑप्शंस क्या हैं सर? लोगों में तशनगी तो फिर रहेगी कि इन कॉल्स का मकसद क्या था। जजेस साहब जो है वो साहिबान मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कॉलें तो थी नहीं, ये तो उनकी ड्यूटी से ही रिलेट करती थी। जैसे कि आज बात हुई कि जो सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाते हैं रोड्स के ऊपर, ये भी किसी की ज़ाती सर्वेलेंस तो नहीं कर रहे होते, ये भी ऐसे ही होता है कि कानून कोई ब्रेक करेगा तो उसके लिए होते हैं। तो ये जो जाती और गैर जाती वाला जो चक्कर है उसके अंदर डाल के ये मामला सारा का सारा खत्म हो जाएगा, या इस तशनगी का कोई जो है वो कुछ पुरसाने हाल भी हो सकेगा, कुछ लोगों की दादरसी भी हो सकेगी, जो लोग जानना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर मकसद क्या था इन कॉल्स का। हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों। और मैंने वैसे ही अजराए मजाक ये कहा, हम तो आगा साहब के तजिए से सीखते हैं। बाकी ये जहाँ तक ये बात रही, देखें 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक प्रेडिक्टेबिलिटी कि जब किसी बेंच के बारे में ये ख्याल होगी ये पिटीशन होगी और वो ये फैसला देंगे, तो ये इंसाफ के मुनाफी है।
तो बादी नजर में जब फैसला जो है कानून के पुस्तकों पे मबनी बन रहा हो तो फिर क्या होगा? कानून के तहत होना चाहिए। और दूसरा, सियासी जमातों में ये रवायत देखी थी कि हम ख्याल ग्रुप है, तो जब आला अदलिया में एक हम ख्याल बेंच बन जाए तो वो किसी माशरे का अलमिया होता है। दूसरा, अब ये जो अब कह रहे हैं कि लाडले को तहफ़्फ़ुज़ अब नहीं दिया, जब चीज़ें एक्सपोज हो गई, अगर कोई डिसीजन ऐसा आ भी जाता है तो उस डिसीजन की बुनियाद ये होती है कि ये हम उस जज की इंटेग्रिटी के ऊपर और उस बेंच की और उस अदलिया की इंटेग्रिटी के ऊपर सबमिट करते हैं। लेकिन जब आप मुस्तकबिल करीब में फरीकैन वहाँ जाएंगे पटिशन लेके, तो वो ये फैसला करेंगे पटिशन ले जानी भी है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा हमारे निज़ाम अदल पे एक सवाल होगा। और इस वक्त जो है ये चीज़ें, मैं समझता हूँ कि जिन इदारों का काम आर्बिट्रेशन था, इन मामलात को का सुलझाव था, वो उनको फरीक नहीं बनना चाहिए। दूसरी जो आपने बात की कि इसके 3-4 पहलू हैं, सर्वेलेंस से लेके, दूसरा हम इसको कंफ्यूज करते हैं कि प्राइवेट लाइफ, लेकिन अगर एक केस के मुतालिक गुफ्तगू हो रही जो कि उस कॉल में, डॉक्टर साहब माजरत, अगर उस कॉल में कोई टमाटर, कोई प्याज की बात हो रही होती, कोई हलीम की रेसिपी होती तो फिर मेरा ख्याल होता, लेकिन वो तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आती। और शुरू से ये रहा है, ये जमाना जो है ना, अब इसमें चीजें ज्यादा आ रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, इलामा इकबाल के फर्जंद, अपनी किताब अपना गिरेबान चाक संगे मील पब्लिशर लाहौर से शाया हुई, उसमें बताते हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, उनके दोस्त, कॉमन दोस्त हफीज़ मलिक साहब जो प्रोफेसर थे, आए, भुट्टो साहब का मुकदमा कत्ल का ट्रायल हुआ, मिलने इनसे आए, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मौलवी मुश्ताक जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे मिलने जाना है। मिलने गए तो जिस तरह में एक दिलचस्पी होती है कि भुट्टो साहब के मुकदमा कत्ल का क्या हो रहा है, तो वो जज साहब वापस आके उन्होंने बताया, हफीज़ मलिक साहब ने, कि उन्होंने कहा जी ये हमें ज़ियाउल हक ने छोड़ेगा नहीं और हम इन्हें छोड़ेंगे। एक ऐसी उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, जो ट्रायल अभी जारी है। तो तारीख में यही कुछ होता रहा है और अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरने के नतीजे ये हैं कि अब लोग इस निज़ाम से मायूस हो रहे हैं। हम वर्ल्ड रैंकिंग जस्टिस फोरम में रैंकिंग जो है हमारी 130-20 नंबर पे आ गई। तो किस चीज़ का हम ये सारा जो एक बना रहे, जो हमारा करो फर है, जो हमारा बड़े बड़े वाले, यहाँ पे अगर आप मोटरवे में जाएं तो हाउसिंग सोसाइटी हैं कुछ इदारों के नाम से मंसूब, ठीक है, और उसमें उसने इत्तेफाक से कॉर्नर प्लाट भी निकल आते हैं। हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान ने तफसील से प्रोग्राम किया, तो इन चीजों के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सिजाद साहब आपकी तरफ आते हैं जी। सिजाद साहब फरमाइएगा, हुकूमत कानून साजी करने का इरादा करती है, उसे रोक दिया जाता है, हुकूमत कमीशन बनाती है, उसे काम करने से रोक दिया जाता है, तो फिर असल में कौन किसको रोक रहा है, कौन किसकी डोमेन में आकर मुदाखलत कर रहा है, जिसका तस्करा कल गुस्से से चीफ जस्टिस साहब ने किया? यासर जी, जो अदालती एक हमें प्रोसीजर अब नज़र आ रहा है ना पिछले कुछ 1-2-3 महीनों से, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान में ना तो जो पार्लियामेंट है वो बाख्तियार है और ना इंतज़ामिया बाख्तियार है और ना ही कुछ दूसरे अदारे। अगर कोई इख्तियार है किसी के पास तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब हैं, और चीफ जस्टिस साहब अपनी पावर जो है अपने साथी जजेस के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, और वो ना पार्लियामेंट को मानते हैं ना किसी और अदारे को मानते हैं। तो ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं ना इस वक्त, इस तरह का सिनेरियो जो होता है उसके नतीजे में 9 मई की तरह का कोई दूसरा एक्सीडेंट होता है। मैं आपको बताऊं कि ठीक है, हम तालब इल्म हैं इस सियासी जो हमारे मुल्क में एक अरसे से एक सियासत चल रही है, उसको हम देख रहे हैं। आगा साहब सीनियर हैं, बड़े अच्छा तज्जिया भी वो करते हैं, लेकिन मैं जब ये कहता था, आपको याद है 1 साल पहले से पंजाब असेंबली जो थी वो कैसे नो कॉन्फिडेंस वो सारी उलट के अदालती फैसले के तहत दूसरी तरफ चली गई, तो फिर भी मैं समझता था कि ये चीज़ें करेक्ट होंगी। आज देखा वही पंजाब असेंबली के MPs कतार में बैठ के इस्तीफे दे रहे हैं, और वो जो टिकट होल्डर्स थे वो अपने टिकट वापस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं आने वाले 1-2 महीने में क्या देख रहा हूँ
कि कुछ हमारे फाजिल जजेस और रिस्पेक्टेबल जजेस की शायद पेंशनें भी रुक जाएंगी 1-2 महीने के बाद जो आएगा। हो सकता है कुछ 3-4 जजेस जो हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एहतसाब शुरू हो जाए। अच्छा। ये लोग बच के जा नहीं सकते जो भी सियासत कर रहे हैं। जो जजेस भी अपने वो जो उनका दायरा इख्तियार है उससे बाहर निकल के खेल रहे हैं, उनको वो पे करना पड़ेगा, और इसी जगह पे इसी मुल्क में इसी 2-3 महीने के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि वरना निज़ाम चल नहीं सकता। वो जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात हैं और जुडिशरी के अपने इख्तियारात हैं, इंतज़ामिया के अपने इख्तियारात हैं, उन सारी चीज़ों को अगर कोई शख्स एक जो रौंद के रख देगा तो अल्टीमेटली वो एक वापसी का वार भी होगा, और वो बड़ा उसी तरह का होगा जिस तरह का इस वक्त इमरान खान साहब भुगत रहे हैं पाकिस्तान में, कि उनके वो लोग जिनका कभी सियासत से ताल्लुक भी नहीं था उनको इमरान खान साहब लेकर आए थे। इमरान इस्माइल हो गया, अली जैदी हो गया, असद उमर हो गया, और उनको इतने बड़े स्टार्स बना दिया था पाकिस्तान की सियासत के, लेकिन आज वो रोते हुए उनको छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं खुदा हाफिज इमरान साहब। तो मैं नहीं समझता कि ये जो अदारों में बैठे हुए लोग हैं वो इमरान खान साहब रोने पे भी पिटीशन ना आ जाए, ये और देख लीजिए। कंधा दे पाएंगे। ये चीजें जल्दी अनफोल्ड होती हुई आप देखेंगे। ठीक है, लास्टली मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर ये फरमाइएगा, अगर जेन्युइननेस, असल तो कमीशन का जो मैंडेट था यही था कि जेन्युइननेस कंफर्म करनी है और उसके बाद रिकमेंडेशंस देनी है, अगर जेन्युइननेस कंफर्म हो जाती तो क्या मुज़ायका था इसमें? देखें, अब ये आप जो है वो बंद हो चुका। सही। अब जो असली हकीकत जो है वो इस कमीशन के जरिए नहीं बल्कि किसी और हुकूमती कदम के नतीजे में सामने आएगी। अच्छा। हो सकता है कोई व्यक्ति बने और जो सरकारी इदारे हैं उनको आप हुकूमत को काम करने से तो नहीं रोक सकते ना, क्योंकि ये इल्जामात जो है वो बहुत संगीन है, और फिर हुकूमत खुद ही इसको इसकी फोरेंसिक भी कराएगी कि भाई ये असली है, हकीकी है, और किसने रिकॉर्ड किए हैं नहीं किए हैं। अगर जो भी पता चलेगा फिर कोई शिकायत ना करे कि इंसाफ के जो उसूल है उनको सामने नहीं रखा गया। कोई जजेस हजरात को अगर आप रखते तो अच्छा होता, क्योंकि वो बात जो है वो अदालत में खुद ही बंद करती। सही है, आपकी इस मुख्तसर सी बात में बड़ी और बात भी पोशीदा है। आगा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? बात यह है कि FIA एक जो जज साहब इसमें जिनकी आवाज़ है ना कि वो पहुंच गए मेरे को फिक्र ना करना, उसको नहीं बुला सकते हैं। बाकियों को बुलाया जा सकता है लेकिन वो जज नहीं बुलाए जा सकते हैं। तो अब उससे अगर आगे जाके हुकूमत कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। मैंने कल भी कहा था कि मेरा ख्याल था कि पहले FIA को इस्तेमाल करना चाहिए था और फिर इस कदम रिवर्स किया हुआ है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि चीज़ें और खुल के सामने आ जाए, लोगों को पता चल जाए कौन कितना बाइस है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उस पर गवर्नमेंट को फायदा ही हुआ है। लेकिन अगर लीगली देखा जाए या एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो आपको FIA में वापस जाना पड़ेगा, फिर उसमें आप एक को नहीं बुला सकेंगे। देखिए, तहकीकात रुकवाने से ना नीयतें जाहिर हो रही हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी क्या नीयत है और अदालत की क्या है। वाइंड अप किरण, ये सब कुछ तो है वो पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है, और फिर उसका जो एतमाद है अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर, उसके हवाले से भी एक सवालिया निशान उभरता है। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अम्मार साहबा का, आगा इकरार हारून साहब का और सज्जाद अनवर साहब का। बड़े ज़बरदस्त तरीके मौज़ूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।